छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 5वें दिन सदन में चर्चा के दौरान विपक्ष के सवालों के जवाब में सरकार ने कहा कि पिछले एक साल में 141 किसानों ने आत्महत्या की है। सरकार ने यह भी माना कि केशकाल के धनीराम किसान की आत्महत्या में उसका रकबा कम करना जिम्मेदार था। इस मामले में पटवारी पर कार्रवाई भी हुई है। विपक्ष ने इन आत्महत्या पर किसान परिवारों को मुआवजा देने की मांग की। वही शराब में लगने वाले गौठान टैक्स की राशि का गोवर्धन योजना में उपयोग करने को वित्तीय अनियमितता बताते हुए हंगामा किया। 141 किसान का 10 महीने 9 महीने के अंदर में कृषि मंत्री जी ने स्वीकार किया और 141 में बड़ी कार्रवाई किए है। एक पटवारी को उन्होंने सस्पेंड किया। इस सरकार की नीति उससे झलक रही है, कार्य क्षमता उससे दिख रही है कि किसानों के प्रति कितने उसके सिंपैथी है, कितने सहृदयता है। आखिर गिरदावरी में धान रकबा बढ़ना चाहिए, धान बढ़ना चाहिए। गिरदावरी इसलिए की है कि उसकी कटौती होनी चाहिए और केवल कटौती के कारण हमारा कोंडा गांव का किसान आत्महत्या कर लिया। ना एक पैसे की उनको क्षतिपूर्ति मिली, ना मुआवजा उनको दिया गया और ये बेहद चिंताजनक विषय है। जो सरकार कहती है कि मैं किसानों के हितैषी सरकार हूं। जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो छत्तीसगढ़ को पीछे ले जाने वाला है। एक तरफ टैक्स की रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट से पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा मिली है। कृषि के क्षेत्र में पीछे जा रहे हैं, जीडीपी के क्षेत्र में पीछे जा रहे हैं, रेवेन्यू के क्षेत्र में पीछे जा रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय के क्षेत्र में पीछे जा रहे हैं। तो जब यहाँ का रेवेन्यू बढ़ रहा है तो बाकी क्षेत्रों में पीछे क्यों जा रहे हैं? ये सरकार की अकर्मण्यता और असफलता है, क्योंकि सरकार पूंजीगत व्यय कम कर रही है और राजस्व व्यय ज़्यादा कर रही है और उसके कारण छत्तीसगढ़ का विकास हर मामले में, चाहे एग्रीकल्चर के मामले में हो, प्रति व्यक्ति आय के मामले में हो, उद्योगों के मामले में हो, सब मामलों में छत्तीसगढ़ पीछे जा रहा है। जवाब में कृषि मंत्री ने किसान आत्महत्या के मामले में बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसान विरोधी है। देश के किसान अब भी आंदोलन पर है। मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। अब किसानों के मुद्दे को छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है। उन्होंने ये कोई कभी जवाब नहीं दिया कि दिल्ली के सड़कों में 200 से अधिक किसानों की मौत हुई है। उसमें केंद्र सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी शासित आदरणीय मोदी जी की सरकार ने 1 रुपया भी दिया है क्या? मुआवजा का कोई प्रावधान नहीं है। लगातार वो मांग करते रहे सदन में। उनके भी कार्यकाल में हजारों हजार किसानों ने आत्महत्याएं की थी। तो स्पष्ट रूप से शासन की ओर से उत्तर आया कि इसमें मुआवजा जैसी कोई प्रावधान इसमें किया नहीं गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना आर्थिक सर्वेक्षण भी सदन में पेश किया है। इस आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक सकल घरेलू उत्पाद में राज्य सरकार को कमी का सामना करना पड़ रहा है। सकल घरेलू उत्पाद में 2019-20 की तुलना में 1.77% की गिरावट आई है, जबकि कृषि क्षेत्र में 4.61% की आमदनी का अनुमान है। उद्योग क्षेत्र में 5.28% की कमी और सेवा क्षेत्र में 0.75% वृद्धि का अनुमान है। कृषि के क्षेत्र में जहां बढ़ोतरी है, वहीं बाकी क्षेत्रों में सरकार को आर्थिक कमी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में कृषि को सरकार अपनी बड़ी ताकत के रूप में पेश कर रही है, लेकिन इससे जुड़े मसले विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा भी रहे हैं। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। किसान पर फिर ठनी। जी हां, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक मिश्रा और आज के मुद्दे में हम बात करेंगे किसानों से जुड़े मुद्दों की। बात चाहे छत्तीसगढ़ की हो या फिर हमारे देश की हो, किसानों से जुड़े मुद्दे हमेशा राजनीति का विषय रहे हैं। और आज छत्तीसगढ़ बजट सत्र के विधानसभा में 5वें दिन भी सदन में किसानों से जुड़े मुद्दे छाए रहे। इस पर जमकर हो हल्ला हुआ। किसान आत्महत्या और गौठान और गोधन न्याय योजना की राशि का मुद्दा भी काफी अहम रहा। तो दूसरी तरफ सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया और उसके आंकड़े क्या रहे ये आपने अभी रिपोर्ट में देखे। तो आज के मुद्दे की इस चर्चा में सबसे पहले जल्दी से आपको मेहमानों से हम मुखातिब करा देते हैं जो जुड़ने वाले हैं इस पैनल में। हमारे साथ रजनीश सिंह जी हैं जो कि बीजेपी के विधायक हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ गए। धनवेंद्र जायसवाल जी बंसल न्यूज स्टेट एडिटर हैं छत्तीसगढ़ के, और सुरेंद्र वर्मा जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप तीनों मेहमानों का, पैनलिस्ट का बहुत स्वागत है। तो चर्चा को हम शुरू करें उसके पहले दोस्तों, ये बिल्कुल जग जाहिर है कि आज़ादी के बाद आज़ाद भारत की हम बात करें या आज के 21वीं सदी में हम पलट कर जब अतीत में जाएं तो किसान ये वो शब्द रहा है जो ना सिर्फ फसल उगाता है या जो अन्न हमें देता है, लेकिन किसान ये वो शब्द है
जिसको लेकर राजनीति होती आई है, आज भी होती है बेशक। किसान ये वो शब्द है जिसको लेकर कई राजनीतिक दल सत्ता में आ जाते हैं, सरकारें बना लेते हैं, और किसान ये वही शब्द है जिसको लेकर विपक्ष में बैठे राजनीतिक दल या हम कहें राजनीतिक पार्टियां जमकर विरोध भी करती है। किसान हितैषी कौन है, किसान विरोधी कौन है, ये तय करना तो जनता का काम है, वोटर का काम है। लेकिन आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन जिस तरह विपक्ष में बैठी बीजेपी ने किसानों से जुड़े मुद्दे उठाए, उसके बाद कई सवाल खड़े किए हैं और कई सवाल पूछे हैं भूपेश सरकार से। तो सदन की इसी कार्रवाई पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं, सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क कमेंट में सुरेंद्र वर्मा जी से ही चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और सुरेंद्र जी, आपसे सवाल पूछना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि हम देख रहे हैं बजट सत्र इस वक्त छत्तीसगढ़ विधानसभा में चल रहा है। अलग अलग मसलों को लेकर विपक्ष में बैठी बीजेपी और बीजेपी के विधायक सदन में आपकी सरकार को घेर रहे हैं। दूसरे दिन हमने देखा बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर आपकी पार्टी आपकी सत्ता में बैठी सरकार को घेरा। आज चूंकि किसानों के मसले पर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं, बेशक कई किसानों ने आत्महत्या भी की है और दूसरी तरफ वित्तीय अनियमितताएं भी हुई हैं। जो गोवर्धन योजना होती है उसमें आरोप कई लगे हैं आपकी सरकार पर। पहला आपका ओपनिंग रिमार्क इस पर। दीपक जी, निश्चित रूप से संसदीय व्यवस्था में विपक्ष के सवालों का स्वागत है, होना चाहिए, स्वस्थ चर्चा होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। किसानों के संदर्भ में मैं चाहूंगा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किसानों की वास्तविक स्थिति पर देखिए, आरोप लगाना एक अलग बात है। अभी जिस प्रकार से 144 141 किसानों की आत्महत्या के संदर्भ में जो बातें आ रही है, निश्चित रूप से देखिए ये तो आंकड़े हैं और किसी भी व्यवस्था में बेहतर की गुंजाइश हमेशा होती है। भारतीय जनता पार्टी के सलाह और सुझाव का पूरा स्वागत है, लेकिन आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक कारण भी होते हैं। देखिए यही तो मूल फर्क है। भूपेश बघेल सरकार ने जो आते ही जो निर्णय लिया, किसान अगर अपने कृषि के प्रोफेशन से, कृषि कार्य से अगर व्यथित होकर आत्महत्या करता है तो उसके पीछे जो मूल कारण होता है, या तो कर्ज का बोझ होता है, फसल की सही कीमत नहीं मिलना होता है। भूपेश बघेल सरकार ने पहले दिन से उनकी पहली प्राथमिकता कृषि और ग्रामीण विकास को फोकस करके पहले तो कर्ज माफी की, उसके बाद जो हमारा कमिटमेंट था 2500 रुपये समर्थन मूल्य का पहले साल दिए, तमाम व्यवधान के बावजूद पिछले साल भी दिए, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना इसी का परिणाम है। धान, मक्का और गन्ना के साथ साथ 14 फसलों का पंजीयन हो रहे हैं और 10,000 रुपया प्रति एकड़ जो किसान न्याय योजना के माध्यम से दी जा रही है। यही कारण है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वरिष्ठ नेता हैं रजनीश जी, विधायक हैं सम्मानी, ये भी इनको भी पता है कि लगभग औसतन 4 किसान प्रतिदिन आत्महत्या के लिए मजबूर होते थे और उस दौरान जो मूल कारण होता था वो कर्ज का बोझ होता था। आज छत्तीसगढ़ का किसान देश में सबसे ज्यादा समृद्ध है और ये एक उदाहरण है। लॉकडाउन के दौरान भी जहां कृषि, आज के जो आर्थिक सर्वेक्षण जो प्रस्तुत किया गया है, कृषि क्षेत्र में जो राष्ट्रीय औसत है 3.38 का, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 4.61 है। दूसरी बड़ी चीज, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ही छत्तीसगढ़ का लेकिन सुरेंद्र जी, ठीक है, आप जो इशारा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का किसान सबसे ज्यादा समृद्ध है, तो फिर विपक्ष में बैठी बीजेपी को क्या जरूरत पड़ जाती है कि सदन में वो इस तरह से मसला उठाती है? दूसरी तरफ ठीक है, आप कह रहे हैं कि पहले कर्ज के बोझ के तले किसान आत्महत्या कर लेता था। तत्कालीन रमन सरकार पे हम नहीं जाते हैं, भूपेश सरकार पर ही बात करते हैं। करीब करीब अब 2 साल होने वाले हैं, लेकिन उपलब्धियों की हम बात करें तो किसानों के लिए आपकी सरकार ने क्या किया? आखिर क्या कारण रहा कि बीजेपी वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाती है? शराब पर जो गौठान टैक्स की राशि का वसूली ली जाती है, गौठान राशि की, वो गोवर्धन योजना में ठीक से नहीं लग पा रही है। कुछ ना कुछ गड़बड़ी, कुछ आर्थिक अनियमितताएं हुई हैं इसमें। इस पर भी एक बड़ा आरोप आपकी पार्टी पर लगा है, बीजेपी ने लगाया है। दीपक जी, हम लगातार देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी मुद्दाविहीन हो चुकी है। भूपेश बघेल सरकार ने 2 साल के भीतर जो हमारे जो 36 वादे थे जनता से विधानसभा चुनाव के दौरान, वो हमारा जनता से कमिटमेंट है और 2 साल के भीतर 24 वादे पूरे करने वाली छत्तीसगढ़ की सरकार इकलौती सरकार है देश की, और इतिहास में इस प्रकार से इतनी तेजी से अपने घोषणाओं पर अमल करने वाली छत्तीसगढ़ सरकार पहली सरकार है। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो मुद्दाविहीन हो चुके हैं और इस प्रकार से अनर्गल बयानबाजी करके केवल और केवल मीडिया में बने रहना चाहते हैं। मैं कल ये इस संदर्भ में सवाल आया था जो राशि के संदर्भ में, शराब विक्रय की, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाते रही है। गोवर्धन योजना जो है निश्चित रूप से गौठान से जुड़ा हुआ ही है। भारतीय जनता पार्टी डीएमएफ के पैसे को और मूलभूत मद का जो पैसा होता था रैलियों में और गाड़ियों
को किराए देने के लिए डीजल पेट्रोल में ये फूकते रहे हैं। ये चलिए, वित्तीय मैं जवाब ले तो लेता हूं सुरेंद्र इनके जी। शासनकाल में होता रहा। ठीक, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जरा जवाब ले लेता हूं रजनीश सिंह जी से, बीजेपी के विधायक हैं, वो बेहतर इस बात को रख पाएंगे। रजनीश जी, आरोप तो आपके ऊपर कई लग रहे हैं। सत्ता में बैठी कांग्रेस और कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे मेहमान ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है, और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे तो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी तो किसान विरोधी है। क्या है दीपक जी, अभी जब आप किसानों की बात कर रहे हैं तो ये आपने पूछा किसानों के लिए क्या क्या किए। ये आधे अधूरे कर्ज माफी और आधा अधूरा जो तथाकथित रूप से राजीव गांधी न्याय योजना चला रहे हैं, बस ये दो चीज से ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। इनसे जरा पूछिएगा कि ये कर्ज माफ कितने हजार करोड़ का किए हैं और धान का जो अतिरिक्त राशि दिए हैं कितने हजार का दिए हैं, और वो राशि तो भारतीय जनता पार्टी 3 साल के बोनस में लगभग है जो बड़ी बड़ी डिंगे मार रहे हैं, उसका आधा तो 2100 करोड़ प्रति वर्ष, 3 वर्ष का बोनस हम 5 वर्ष नहीं दे पाए थे, लेकिन 3 वर्ष दिए थे, 6300 करोड़ सिर्फ बोनस दिया था। और इसमें ये सब पाए हैं जितने किसान इनके बड़े नेता हैं जो 200 एकड़ में जो 3-3 हजार क्विंटल प्रति वर्ष बेचे हैं, 40-50 लाख का पाए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लिस्ट जारी कर रहे थे, धान बेचे हैं, हमने बेचा है समर्थन मूल्य पे। और मूल रूप से विषय पर कि इनके पास मुद्दे नहीं है, हमारे पास विषय नहीं है, तो ये क्यों घिर रहे हैं जी। किसान आत्महत्या किए, क्यों पटवारी को सस्पेंड किए, वो तो बचाने का प्रयास कर रहे जी। हैं। और ये 9 महीने का आंकड़े हैं दीपक जी। जी, इसके पहले का आंकड़े में नहीं जा रहे हैं जिसको सरकार मान रही। बाकी अभी हम सुन ही रहे थे कि उनके आर्थिक कारण होते हैं, पारिवारिक कारण होते हैं, मानसिक कारण होते हैं, ये सब ये कारण जोड़ के जो बताने का प्रयास और छत्तीसगढ़ के लोगों को गुमराह करने का प्रयास करिए, छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है जी। दूसरी बात ये बोल रहे हैं दोनों योजना एक ही है, थोड़ा और जाके पूछ लें, अध्ययन कर लें। नरवा गरवा घुरवा बारी का जो इनका योजना चल रहा है उसका नोडल एजेंसी अलग है, गोधन न्याय योजना चल रहा है उसका नोडल एजेंसी अलग है, और जो ये शराब में 5 रुपया प्रति, चाहे वो छोटा सीसी हो बड़ा सीसी हो, जितने प्रकार का सीसी होता है जी। उसमें जो ये ले रहे हैं सेस टैक्स, वो गोठान के लिए लिए हैं जी। और उस राशि को दूसरे मद में परिवर्तन नहीं कर सकते शेष की राशि को। ठीक। इसीलिए आज मंत्री जी जवाब कहां दे रहे थे, यदि आपने रिपोर्टिंग देखा होगा तो आज पूछने पर कि हम क्या इसको दूसरे मद में दे सकते हैं, वो गोल गोल जवाब दे रहे थे, नहीं दे पाए। ठीक। ये निश्चित रूप से मैं जरा इस पर जवाब ले लेता हूं सुरेंद्र जी से, और जी। आने वाले समय में इनकी ये उजागर हो। चलिए, क्या कहेंगे सुरेंद्र जी, क्योंकि कई सवाल अब रजनीश जी ने भी खड़े कर दिए हैं कि आखिर क्या धान की अतिरिक्त राशि की हम बात करें, अन्य मसलों पर बात करें। निश्चित रूप से मैं एक एक सवाल का जवाब दूंगा। सम्माननीय विधायक रजनीश जी और विधानसभा में भी विस्तार से इन बातों पर चर्चा हुई है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जो पिछले साल की राशि है 5700 कुल राशि थी, 3 किस्तों में 4500 करोड़ दिया जा चुका है। ये खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि इनके कार्यकाल में बोनस के नाम पर जो 2 साल दिया गया और 3 साल ठगे हैं, 2100 करोड़ कुल देते थे, 4500 करोड़ तो हम इसी साल दे चुके हैं, 1200 करोड़ जो बचा है दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए, गलत बयानी मत करिए रजनीश जी, सुन लीजिए, 1200 करोड़ भी मार्च के पहले मिल जाएगा। 3 साल हुआ है, साल आप सरकार नहीं गलत बयानी मत करो ना भाई, जानकारी लेके आओ। आपने कितना आप जानकारी लेके बैठिए, बनाया हो तो आप बता दीजिए। 3,36,000 एकड़ जो है, सुन लो 3,36,000 हेक्टेयर, बता रहा हूँ नालों का जो संवर्धन हुआ है 17% था 2003 तक। राष्ट्रीय दीपक पुरस्कार जी, मिला है। और जो दीपक जी, मैं जरा रजनीश जी के पहले आंकड़ों को समझ लूं। 60 साल में सुरेंद्र जी, छत्तीसगढ़ का सुरेंद्र जी पहले थोड़ा आंकड़ों को समझ लेते हैं। रजनीश जी क्या कहना चाह रहे हैं, फिर मैं लौटूंगा आपके पास। संक्षिप्त में रजनीश जी। जी, जो है सीएजी ऑडिट से बाहर है, पब्लिक फंड नहीं है, आरटीआई के दायरे से बाहर है। ये तो हमारे मित्र हैं दीपक जी, इनको कुछ मालूम नहीं है कि रकबा कितना बढ़ा, सिंचाई का रकबा, इनको बता रहा हूँ मैं। जो था 60 लाख मीट्रिक सिंचाई का जो रकबा था सिर्फ 17% था, सिर्फ 17% 2003 तक। अब ये सरकार के आने के बाद 35% हो चुका है। सुन लो सुरेंद्र जी, देखिए ऐसे शोर होगा कोई कुछ समझ नहीं पाएगा। रजनीश जी कह रहे हैं कि पहले सिंचाई का जो आंकड़ा 17% था, 17% था, वो 35 हो गया। दीपक जी यदि ये इसी प्रकार से इंटरप्ट करने के लिए बैठे हैं तो फिर वैसे ही चलेगा। मैं भी कर सकता हूं इनको
ये जो चावल के बारे में आ रहे हैं ना, इनको जवाब देते नहीं बन रहे, इनको नेताओं के भाग रहे हैं विधानसभा से। अभी तक पिछले साल का एफसीआई का जो इनको एमयू है नहीं दिए हैं। 2 लाख मैट्रिक टन अभी तक नहीं दिए हैं। आपके नेताओं से जाके पूछिए, और फिर चाह रहे हो कि फिर घोटाला कर लें, फिर धान सड़ा दो 1000 करोड़ का। धनवेंद्र जी बैठे हैं, उनसे पूछिएगा और इनको बोलिए कि थोड़ा अध्ययन कर ले, समझ ले मामला क्या है, उसके बाद बड़ी बड़ी बात बोले। मैं बिल्कुल लौटूंगा आपके पास। 35% किए हैं। चलिए मैं 35%। दोनों के पास लौटूंगा। रजनीश जी और सुरेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ तथ्यों को लेकर 35% जरूर जाके हमारे बीच पूछिए। गहमा गहमी हो गई। मैं लौटूंगा आप दोनों मेहमानों के पास। धनवेंद्र जायसवाल जी, मैं आपका रुख करूंगा, आपका एक पहला ओपनिंग कमेंट चाहूंगा। हमारे दोनों ही राजनीतिक प्रवक्ता मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दोनों की बारी बारी से आपने बातचीत सुनी। 2018 के विधानसभा चुनाव को जो हम देखते हैं पलट के, तो भूपेश सरकार ने किसानों के मसले पर, कर्ज माफी के मसले पर ही ये वादा करके सत्ता में आई थी। लेकिन अभी की अगर हम परिस्थितियों की बात करें, सदन के 5वें दिन की आज की कार्रवाई की गूंज की, हल्ला गुल की बात करें, तो वही ले देकर किसानों के मसले पर बात अटकी है। और आने वाला चुनाव भी लगता है किसानों को लेकर ही दोनों ही राजनीतिक दलों के लिहाज से काफी खास होगा। अब तक की इस पूरी परिस्थिति पर क्या कहेंगे आप? ओपनिंग कमेंट आपका। देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति लंबे समय से किसानों पर केंद्रित रही है और आने वाले लंबे समय तक इसी पर केंद्रित रहने वाली है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो धान की खेती पर निर्भर है। तो इसको लेकर के राजनीति होगी और सियासत हमेशा इसको लेकर के केंद्र बिंदु में रहेगी और इसको लेकर के कहीं कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के किसानों का हित हो, इसको लेकर के दोनों दल लगातार राजनीति करते हैं और ये ठीक भी है कि जो किसान हैं, जो छत्तीसगढ़ का ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो मूलाधार है, उसको लेकर के दोनों दल चिंतित हैं यदि, तो ये अच्छी बात है। इसको लेकर के सियासत होनी भी चाहिए और सरकार के कामकाज में कहीं कोई कमी रह गई है तो उसको ध्यान में लाना विपक्ष का काम, उसकी आलोचना करना विपक्ष का काम है। और विपक्ष यदि इन मुद्दों को उठा रहा है तो इसको लेकर के सदन में स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान की कस्टम मिलिंग को लेकर जब एक सवाल आया तो उन्होंने कहा कि हम इस पर सदन में आधे घंटे अलग से चर्चा करना चाहते हैं। आसंदी उसके लिए समय का निर्धारण करेगा, उस पर चर्चा होगी। विपक्ष उसकी अपनी तैयारी कर रहा है, सत्ता पक्ष की अपनी तैयारी है। 3,44,000 मीट्रिक टन धान की कस्टम मिलिंग पिछले साल नहीं हो पाई थी। 2 लाख मीट्रिक टन चावल जो जमा किया जाना था वो अभी तक नहीं किया गया, उसको लेकर के ये मामला उठा था। उस पर ये दूसरी बात, किसानों की आत्महत्या का मामला है। किसानों के आत्महत्या के मामले में मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुख्यमंत्री सहायता कोष से किसी पीड़ित प्रभावित परिवार को यदि मदद दी जाती है तो इसमें कहीं किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। और परिस्थितियां देखकर किस तरह की मदद दी जाती भी रही है। तो जैसा कि धनीराम का मामला है, किसी पटवारी को निलंबित करना कोई सजा नहीं है। उसके खिलाफ यदि ये मामला प्रमाणित हुआ कि उसने रकबा में गिरदावरी के समय रकबा में गड़बड़ी की है, उसकी वजह से उसका रकबा घट गया और वो उससे आहत होकर उसने आत्महत्या की, तो आत्महत्या की दुष्प्रेरणा का मामला उस पटवारी के खिलाफ दर्ज भी होना चाहिए था। ये काम शायद अब सरकार शायद कर ले यदि समय पर नहीं हो पाया है तो। लेकिन किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, किसानों के सामने ऐसी क्या परिस्थितियां बन रही है, लगातार किसानों के जो हित हैं वो प्रभावित क्यों हो रहे हैं, ये तो देखना पड़ेगा ना। पिछली सरकार ने यदि नहीं देखा तो इसको यदि आधार बना करके ये सरकार भी उसी तरह की लिबर्टी लेना चाहेगी तो ठीक नहीं है। हालांकि पिछली सरकार के ऊपर भी इस तरह के कोई गंभीर आरोप नहीं है कि उसने किसानों के हितों का संरक्षण नहीं किया। रजनीश जी मान रहे हैं ना, 3 साल उन्होंने बोनस दिया था, केंद्र सरकार ने उनको अनुमति नहीं दी, 2 साल वो बोनस नहीं दे पाए थे, चुनाव के साल में भी वो बोनस नहीं दे पाए थे। तो तमाम अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियां रही है। सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ के किसानों का कहीं से अहित ना हो। छत्तीसगढ़ के किसान जो हैं उसके हितों का संवर्धन होना चाहिए। जो आज आप आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर रहे थे, आर्थिक सर्वेक्षण के जो आंकड़े हैं वो चिंताजनक है। लेकिन कोरोना काल का वक्त रहा है, लगभग पिछले मार्च के समय ही लॉकडाउन लग गया था और उसके बाद से लगातार 9 महीने तक कोरोना काल की वजह से तमाम चीज़ें प्रभावित हुई हैं। तो जो आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े आए हैं उसका जो मूल कारण है वो यही है कि कोरोना काल में कामकाज ठीक नहीं हो पाया है। आने वाले साल में उम्मीद बेहतर होगी, ये उम्मीद की जानी चाहिए। और सरकार जिस तरीके से कामकाज कर रही है उससे ये रास्ता निकलना चाहिए कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है उसको लेकर के मिल बैठ कर बात करने की जरूरत भी है। बिल्कुल, ये सब बातें भूपेश सरकार करती तो है, किसानों के हित में योजनाओं को लेकर बात हो या फिर जिक्र हो। लेकिन सुरेंद्र जी, एक बार फिर मैं आप ही की तरफ लौटूंगा। इससे पहले हम जब चर्चा कर रहे थे, देखिए पार्टी के ऊपर सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं, चाहे हम बात करें किसानों को मिलने वाले बोनस की बात करें, कस्टम बिलिंग की बात करें, बढ़ते आत्महत्या के मामलों की बात करें, इन तमाम अलग अलग मसलों पर सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी, अपनी बात रखिए।
दीपक जी, निश्चित रूप से किसी भी समस्या से जो है हमको मिलकर लड़ना है। जहां तक किसान हितैषी होने का सवाल है तो लगातार ये कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी का फर्क है। मोदी सरकार देश की पहली सरकार है जिन्होंने एमएसपी के अतिरिक्त राशि किसानों को देने में बाधा डालने का काम किया है। लगातार हम तो सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और उसके बावजूद देखिए यही तो मूल फर्क है। जहां तक आज के आर्थिक सर्वेक्षण का सवाल है, ये कांग्रेस सरकार आने के बाद में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो ग्रोथ हुई है उसी का परिणाम है कि ये जो तीनों मेन सेक्टर हैं, चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो या सर्विस हो, सर्विस में तो आश्चर्यजनक परिणाम आ रहे हैं। -8.77% जो राष्ट्रीय औसत है हमारे यहाँ का, वो निगेटिव है, नकारात्मक है। सेवा क्षेत्र में हमारे यहाँ 0.75 की वृद्धि दर्ज की जा रही है। तो निश्चित रूप से कृषि में भी 1.3% जो है राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है हमारा, तो ये स्वयं प्रमाणित होता है। और देखिए दूसरी एक और बात मैं कहना चाहूंगा, धनीराम का जो मामला है निश्चित रूप से दुर्भाग्यजनक है। एक भी किसान की जो आत्महत्या होती है वो नहीं होना चाहिए, उसके लिए जो गिरदावरी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। देखिए पटवारी पर कार्रवाई हुई है, वो भी कर्मचारी है, लेकिन सरकार जो है लगातार इस बात के लिए जानकारी दी जा रही थी कि अंतिम तिथि तक यदि किसी की गिरदावरी में कोई त्रुटि है तो तहसीलदार को अधिकार था प्रत्येक तहसील में कि वो आवेदन के आधार पर, शिकायत के आधार पर उसको संशोधित कर दे। तो यह आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं है। देखिए किसान हितैषी सरकार होने का प्रमाण यही है कि भूपेश सरकार ने आते ही 2 घंटे के अंदर कर्ज माफी की, 2500 रुपया हमारे घोषणा पत्र में कमिटमेंट था। तमाम व्यवधान और अड़ंगों के बावजूद भी 2 साल हमने दिया, और किसान न्याय योजना जो है वो उसी का प्रमाण है। और हम 3 किस्त दिए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि 31 मार्च के पहले जो चौथी किस्त है 1200 करोड़ बकाया है, 4500 करोड़ दिया जा चुका है, वो भी आ जाएगा किसानों के खाते में। तो निश्चित रूप से जहां तक सड़ने और खराब होने का जो आरोप है, हमने तो किसानों के उपज का सम्मान करने, सड़ने से बचाने के लिए चबूतरा बनवाया। पिछले 2 साल में जो उठाव था लगातार, ये भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन में सम्मानीय विधायक है रजनीश जी, इनको भी पता है कि फड़ से डायरेक्ट उठाव जो है लगभग 41% होता था। हमने 2 साल में 61% जो है डायरेक्ट जो है उठाव धान खरीदी फड़ से करवाया। इस साल जो बफर लिमिट है उससे ज्यादा सारे धान खरीदी फड़ में हुआ है, और इस कारण ये व्यवहारिक दिक्कत आ रही है। और जहां तक 2 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने का है, तो माननीय केंद्र सरकार से जो है हमारे द्वारा, अमरजीत भगत जी के द्वारा लगातार पत्र व्यवहार किया गया, समय लिया गया, क्योंकि उसना चावल का वो कोटा था, उसना की मिल हमारे यहाँ कम है और उस कारण से जमा करने में देरी हुई है। संघीय व्यवस्था है, पूरा सम्मान है। चलिए मैं सुरेंद्र जी, चूंकि समय की कमी है, मैं जरूर एक रजनीश जी का भी एक इसमें कमेंट लेना चाहूंगा। रजनीश जी, सिलसिलेवार आपने भी बातें सुनी सुरेंद्र वर्मा जी, और पूरी तरह से उपलब्धियां तो बता ही रहे हैं भूपेश सरकार की, और बचाव भी कर रहे हैं। लेकिन मैं जितना समझ पा रहा हूं, भूपेश सरकार का लगभग आधा कार्यकाल, 2.5 साल का हम कह सकते पूरा होने वाला है। 2023 के आने वाले जब हम चुनाव को देखते हैं तो बड़ा मुद्दा क्या रहेगा, ये तो खैर हम वक्त पर ही छोड़ेंगे भविष्य में, लेकिन एक बार फिर हम देख रहे हैं, चाहे बात आपराधिक मामलों को लेकर हो या फिर किसानों को लेकर हो, ये एक बड़ा मुद्दा एक बार फिर गेम चेंजर 2023 के चुनाव में हो सकता है। विधायकों की संख्या आपकी पार्टी की जरूर बेशक कम हो सदन में, प्रदेश में, लेकिन जिस सक्रियता से बीजेपी विपक्ष में बैठी है और मुद्दों को उठा रही है, खासतौर पर किसानों के मसले को लेकर, क्या केंद्रित रहेगा आने वाला चुनाव? क्योंकि सुरेंद्र जी तो अपनी पार्टी का और अपनी सरकार का पूरी तरह से बचाव कर रहे हैं। नहीं, क्या है दीपक जी, देखिए अभी उन्होंने कहा सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था, पता नहीं कब इन्होंने बुलाया था। अब वो सब बातों करूंगा तो कुछ भी बोल देना अलग बात है। अब हम सब लोग ऑनलाइन अभी जुड़े हुए हैं, सिर्फ किसानों को कुछ 1000 करोड़ रुपया दे के मान के बैठे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार के सारे काम हो गए। कहाँ कुछ काम हो रहा है? किसानों के थोड़ा पंप कनेक्शन के बारे में पूछिए, धनवेंद्र जी बैठे हैं, क्या हाल बना के रखा है। जो दिग्विजय सिंह जी के सरकार के समय थी वो इस स्थिति में आ गए हैं। 94,000 पंप कनेक्शन लंबित हो गए हैं, जो बड़ी बड़ी किसानों की बात कर रहे हैं। और सिर्फ किसान 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 को कुछ नहीं मिल रहा है, सारे विकास काम ठप हैं। और आप बोल रहे हैं कि 2023 के क्या मुद्दे रहेंगे। मैं तो कल इनका घोषणा पत्र राज्यपाल जी का अभिभाषण में दिखा दिखा के पूछा 36 में से इसको कर दिए, कोई जवाब नहीं। राज्यपाल जी के अभिभाषण में एक ठो उल्लेख करके बताएं तो पूरा इनका घोषणा पत्र हमारा
2023 में ऐसी कैसी चलिए काम हम आएगा, देखना होगा न रजनीश जी, किसान चूंकि का कर्जा लगभग माफ आधा हुआ है, कार्यकाल तो न पूरा हो शराब चुका है, बंदी लेकिन हुई है, न इस बचे बेरोजगारों हुए को आधे 2500 कार्यकाल मिले। में भूपेश सरकार क्या कर पाती है? बेशक बीजेपी कई सवाल तो आने खड़े वाले करेगी। समय में कुछ नहीं होना है, चलिए कुछ नहीं होगा, ये तो खैर वक्त पे कुछ नहीं कर देखना होगा, पाएगी वक्त मिश्रा आने जी। वाला वक्त बताएगा। धनवेंद्र जी बेहद काम नहीं संक्षिप्त कर में पाएगी। 30 सेकंड का वक्त रह गया मेरे पास। धनवेंद्र जी देखिए, आने वाले विधानसभा के चुनाव में किसान फिर भी केंद्र बिंदु में होगा। कानून व्यवस्था का मामला हमेशा से चर्चा का विषय होता है, लेकिन वो चुनावी मुद्दा कभी नहीं बनता है। लेकिन जो तमाम दूसरे वायदे हैं उसको भारतीय जनता पार्टी चुनावी मुद्दा बनाएगी। कांग्रेस खासतौर पर किसानों के मुद्दे पर जो काम कर रही है उसको लेकर के चुनाव में जाने की कोशिश करेगी। कुछ नए मुद्दे लेकर के भी दोनों राजनीतिक दल आएंगे, लेकिन किसान छत्तीसगढ़ की राजनीति में जिस तरीके से केंद्र में रहा है वो आगे भी रहने वाला है। धान और किसान ये दो ऐसे बिंदु हैं जो हर चुनाव में आपको देखने को मिलेंगे। और जिस तरीके से एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि अभी जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जो राशि किस्तों में दी जा रही है, आखिरी साल में राज्य सरकार उसको इकट्ठे देने वाली है। दूसरी बात, जो 2 साल का बोनस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में नहीं दिया गया था केंद्र से मंजूरी नहीं मिलने की वजह से, वो राशि देने का वायदा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया था। उस वायदे को भी चुनाव के साल में जरूर पूरा किया जाएगा। तो किसान केंद्र बिंदु में रहेंगे, किसानों को खुश करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी। किसान विपक्ष केंद्र के पास बिंदु में इसका रहेगा काट और क्या यही होगा, कारण है इसको कि विपक्ष धान को का सोचना कटोरा होगा। कहा जाने वाला जी, छत्तीसगढ़ राज्य और वहां छत्तीसगढ़ राज्य का किसान, उसको लेकर होती आ रही राजनीति, सरकारों के अपने दावे, ये खैर आने वाला वक्त बताएगा। भूपेश सरकार का चूंकि लगभग आधा कार्यकाल अभी भी बचा है, करीब करीब 2.5 साल का हम कह सकते हैं। रजनीश जी, धर्मेंद्र जी और सुरेंद्र जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज के इस मुद्दे में चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आने वाला चुनाव खैर 2023 का क्या एक बड़ा उसमें केंद्र बिंदु रहेगा। किसान तो बेशक रहेगा ही, लेकिन अभी सरकार के पास आधा कार्यकाल बचा है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि हमारी सरकार किसानों के लिए कार्य कर रही है, लेकिन विपक्ष में बैठी बीजेपी किसानों को लेकर ही कई सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल इस चर्चा में आज का मुद्दा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।